चैप्टर नंबर 4 डीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्लास 12, ध्यान से सुनना। ऑल सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसमें एनसीईआरटी के भी हैं जो बोर्ड में आए हैं और बाहर के भी हैं कुछ, तो आप ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 1 मैं ये करा चुका हूं, एक बार फिर से कर रहे हैं। सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट, हाउ कैन वी से दैट इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट? फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर फर्स्ट। सिल्वर को ट्रांजिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि सिल्वर अपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में उसके d ऑर्बिटल में स्पेस बन जाता है। ठीक है, उसके d ऑर्बिटल में आगे स्पेस बन सकता, मतलब d ऑर्बिटल, इसको हम ये कह सकते हैं कि भाई ये आगे फर्दर रिएक्ट कर सकता है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। अगर इसको हम नोबल गैस कैटेगरी में डालें तो वो तो रिएक्ट ही नहीं करेगा ना। तो इन +2 ऑक्सीजन स्टेट इट हैज इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल, इट मे लूज 1 मोर और इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ ट्रांजिशन एलिमेंट। दूसरा, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी d ऑर्बिटल में आता है। अगला क्वेश्चन है, द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज लोएस्ट। एटमाइजेशन क्या होता है? ये तो ऑलरेडी एटम है। सॉलिड से गैस बनने को भी एटमाइजेशन कहते हैं। जिंक सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में बनने में सबसे कम एनर्जी लेता है, उसको बोलते हैं लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब इसका आंसर याद रखना, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल। जिसके पास ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा उसकी मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, जितनी ज्यादा स्ट्रांग मेटेलिक बॉन्डिंग होगी उतना ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा। याद रखना, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, स्ट्रांग मेटेलिक बॉन्डिंग, स्ट्रांग मेटेलिक बॉन्डिंग, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जिंक के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं 3d10, तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वीक मेटेलिक बॉन्डिंग, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग तो लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। उल्टा हो गया, याद हो गया। नेक्स्ट, कॉपर की Cu2+ की E0 वैल्यू पॉजिटिव क्यों होती है? वाई E0 वैल्यू ऑफ Cu2+ इज पॉजिटिव? मैंने आपको बताया था, लो हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। की पॉइंट्स याद रखने, जब कॉपर को पानी में डालो तो कम एनर्जी निकलती है और इसको सॉलिड से गैस बनाने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, इसलिए इसका वोल्टेज पॉजिटिव आता है सेकेंड आयनाइजेशन स्टेट में। नेक्स्ट, विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, Cr2+ और Fe2+? Cr2+ इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। Cr और Fe2+ में कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? Cr2+, क्योंकि Cr2+ 2 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने पर T3, ये याद रखना, T2, देखो अब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, ये अगले चैप्टर में फिर से हम बात करेंगे इसकी, यहां देखना जरा ध्यान से। ये बात ये है बेटा, जो d ऑर्बिटल होता है उसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। पहला वाला क्या होता है, उसको क्या कहते हैं? XY, दूसरे को क्या कहते हैं? YZ, तीसरे को क्या कहते हैं? ZX, फिर अगला क्या होता है? X² - Y², लास्ट वाला क्या होता है? TZ²। ये जो पहले 3 होते हैं ना, इनकी एनर्जी, और वैसे तो सबकी एनर्जी एक जैसी होती है, पहले 3 को T2G कहते हैं, इनके एनर्जी लेवल को T2G से डिनोट करते हैं। बाद वाले जो 2 हैं उनके एनर्जी को EG से डिनोट करते हैं। अगर किसी का T2G भी पूरी तरह से भरा हुआ रहता है तो वो स्टेबल माना जाता है। तो जो ये Cr2+ है, क्रोमियम Cr2+ से जब Cr3+ बनता है तो इसके T2G के पास एक इलेक्ट्रॉन सबके पास होते हैं, तो इट इज कंप्लीटली हाफ फिल्ड। ये तीनों में पूरी तरह भरे हुए हैं ना, तो जब ये तीनों भी पूरी तरह भरे होते हैं तो ये स्टेबल माना जाता है, जो कि आयरन में नहीं होता। आयरन के केस में, Fe2+ के केस में ऐसा नहीं होता है। Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26, तो लास्ट में आता है बेटा 4s2 3d6। अगर वो 2 लूज कर देगा, 2 लूज करेगा तो क्या होगा? तो इसके D के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अगर ये 2 लूज करेगा तो D के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो ये इससे कम स्टेबल होता है, ये ज्यादा स्टेबल। अगर ये एक और लूज कर देगा तब ये 3d5 कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कि ये जो T2G वाला होता है ये ज्यादा स्टेबल होता है, T2G जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, विच इज मोर स्टेबल देन Fe2+ वाला। ठीक है, तो इसीलिए ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग मतलब दूसरे की चीज को अपने पास खींच लेना, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेना। ठीक है, नेक्स्ट YMA, अच्छा नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी। Cu+ इज अनस्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन। कॉपर के 2 होते हैं ना, क्यूप्रस और क्यूप्रिक।
Cu प्लस को Q प्लस कहते हैं, Cu2 प्लस को क्या कहते हैं, क्यूप्रिक। इन्होंने बोला जब इसको पानी में डालो तो ये अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल मतलब पता है, जैसे ही पानी में डालोगे ना ये Cu प्लस से Cu2 प्लस बन जाता है। तो बोलते हैं 1 प्लस क्यों नहीं रहता पानी में। जैसे ही आप पानी में डालते हो उसमें से एनर्जी निकलती है, उसे हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। वो एनर्जी इतनी होती है कि इसके एक और इलेक्ट्रॉन को इसमें से निकाल लेती है। जब इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देगी तो ये अपने कौन से स्टेट में चला जाएगा, 2 प्लस। तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होती है। हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी आयनेशन एंथैल्पी से ज्यादा। पानी में घुलने के बाद जो एनर्जी निकली वो इतनी थी कि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले गई और इसको 1 प्लस से क्या बना दिया, 2 प्लस। तो ये स्टेबल ही नहीं रहा। स्टेबल का मतलब ये हमेशा 1 प्लस ही रहता, पानी में तो स्टेबल होता। लेकिन जैसे पानी में डाला हीट निकली, हीट इतनी आई कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल के उसको किसमें बदल दिया, 2 प्लस में। सो देयरफॉर इट इज अनस्टेबल। सिंपली क्या लिखना है, इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी इज मोर देन इट्स आयनेशन एंथैल्पी, बस। ठीक है, की पॉइंट चाहिए उनको और कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट, Mn2 प्लस कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन Fe2 प्लस। सेम रीजन, Mn2 प्लस का 3d5 कॉन्फ़िगरेशन होता है। Fe2 प्लस अभी दिखाया, Fe2 प्लस का क्या होता है, 3d6। Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या आएगा, 3d6। 3d5 होगा तो पूरा आधा आधा नहीं भरा होगा। 3d5 इज कंप्लीटली हाफ फिल्ड, 3d6 तो नहीं है हाफ फिल्ड पूरी तरह। तो कौन ज्यादा स्टेबल, 3d5 कि 3d6, 3d5 ज्यादा स्टेबल। तो Mn2 प्लस है 3d5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एंड Fe2 प्लस है 3d6 विच इज लेस स्टेबल देन 3d5। तो ये ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ दिस 3d5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 4 क्वेश्चन करके हैं बेटा, ये फाइल में आपको भेज दूंगा, आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हम कर चुके हैं। आप बताइए इनमें से कौन कलर्ड है। तो मैंने आपको बताया था इनकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेना सबकी। जो अनपेयर्ड हो जिसके पास डी में 0 इलेक्ट्रॉन है या पूरी तरह भरे हुए हैं वो कलरलेस होते हैं। बाकी जिनके एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो कलर शो करेगा। तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे सबकी। तो हमने करी है इनकी कॉन्फ़िगरेशन। करने के बाद हमें पता चला कि ये सब कलर्ड है। ठीक है, ये दोनों कलरलेस हैं, Cu प्लस और Sc3 प्लस। Cu प्लस में सारे के 3d10 है, ये 3d10 है और ये 3d0 है। इसके सारे भरे हुए हैं और इसमें एक भी नहीं है, तो dd ट्रांजिशन होगा ही नहीं। नहीं होगा तो कलर नहीं शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने नहीं लिखे, बाद में लिख लेना, मैं दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Cr2 प्लस और Mn3 प्लस दोनों में से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये Cr2 प्लस रिड्यूसिंग एजेंट है, Mn3 प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? Cr2 प्लस इज रिड्यूसिंग, उसका सेम रीजन जो अभी लिखा था। Cr2 प्लस क्या आता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में क्या आता है, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं विच इज मोर स्टेबल। और Mn3 प्लस में क्या होता है, उसके में 3d5 था नहीं, है ना। तो अब Mn3 प्लस होगा तो एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ध्यान से देखना बोर्ड की तरफ, जो Cr2 प्लस था, आउट ऑफ, इसने बोला आउट ऑफ Cr2 प्लस एंड Mn3 प्लस, Cr2 प्लस रिड्यूसिंग है, Mn3 प्लस ऑक्सीडाइजिंग है। क्यों? क्योंकि Cr2 प्लस के केस में यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Cr2 प्लस में 3d के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। Mn3 प्लस में भी 4 होते हैं। बोला दोनों के डी पे 4 इलेक्ट्रॉन है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये रिड्यूसिंग है या ऑक्सीडाइजिंग है। तो आपने रीजन लिखना है कि ये जो अपना Cr2 प्लस है, ये एक और इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दे तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इसका T2G वाला बन जाएगा। और ये अगर ये गेन कर ले तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d5। तो दोनों को अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेना है। इसके लिए आसान होता है क्योंकि इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है। इसके लिए आसान है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके T2G3 बनाना, और इसके लिए आसान है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 3d5 स्टेबल, दोनों स्टेबल हैं। ये T2G3 बनाने की कोशिश करता है और ये 3d5 बनाने की कोशिश करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग और जो लूज कर रहा है वो रिड्यूसिंग। तो ये लूज करता है और ये गेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिख लेना, ये आपने नहीं लिखा। कोबाल्ट 2 is stable in aqueous solution but in the presence of complexing agent it is easily oxidized। ये नहीं लिखा आपने, लिख लेना। कोबाल्ट 2 स्टेबल होता है लेकिन बाहर से कोई कॉम्प्लेक्स मिलाने पर ये ऑक्सीडाइज होके Cu2 प्लस CO, कोबाल्ट 2 से, कोबाल्ट CO पे प्लस 2 प्लस से CO3 प्लस बन जाता है। तो
तो ऐसा क्यों होता है? देखो, कोबाल्ट CO2+ जो होता है वो CO से CO3+ कैसे बन जाता है? जब आप उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट डालते हो, ये अगले चैप्टर में है बेटा, एक कंसेप्ट होता है कि उसे कहते हैं स्पेयरिंग इफेक्ट। जब बाहर से कोई कॉम्प्लेक्स डालते हैं तो उसे लीगेंड्स कहते हैं। जब कंपाउंड के साथ कोई मेटल या नॉन मेटल कोई ट्रांजिशन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो लीगेंड बनाता है। तो वो लीगेंड जो होता है, ये लिखा है CO2+ get oxidized to this in presence of complexing reagent because CO3+ is more stable than CO2+. Most of the strong field ligands cause pairing of electrons. ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा। अभी आप ये याद रखिए, जैसे ही कोई कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट डालते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन से लूज करके 3 इलेक्ट्रॉन CO3+ में बन जाता है। CO2+ से 3+ बनने पे 3+ वाला ज्यादा स्टेबल होता है 2+ वाले से, और ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है विच कॉजेस पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके बारे में हम अगले चैप्टर में फिर से बात करेंगे, अभी तो आपको ये लर्न ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट, generally there is increase in density of elements from titanium to copper in 3D series. Why? ये भी नहीं लिखा, लिख लेना। जब हम टाइटेनियम से कॉपर जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ती क्यों है? डेंसिटी क्यों इंक्रीज होती है? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज कम नहीं होता जाता 3D सीरीज में? तो साइज कम होता जाएगा तो वॉल्यूम भी कम होता जाएगा, रेडियस कम तो वॉल्यूम डिक्रीजेस। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी, और मास बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम होता है इसलिए डेंसिटी बढ़ जाती है, और मास बढ़ रहा है इसलिए भी डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज यूजुअली एग्जिबिटेड इन इट्स ऑक्साइड। वाई? ऑक्साइड ही ज्यादा कंपाउंड बनाता है डी ब्लॉक वाले। आपको बताया था ना, ऑक्साइड और फ्लोराइड ज्यादा बनाते हैं। तो ऑक्साइड वाले क्यों बनाते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन का स्मॉल साइज होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और इनके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को वो सेटिस्फाई कर लेती है। एंड ऑक्सीजन हैज एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स ऑल्सो। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड भी बना पाता है और डबल भी बना पाता है, इसीलिए ऑक्साइड ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट, Mn3+ और Mn2+ इज मोर पॉजिटिव देन Cr3+ एंड Cr2+। इसका E0 वैल्यू की बात हो रही है। E0 वैल्यू इसका पॉजिटिव होता है, इससे क्यों? वही रीजन है सेम। Cr2+ से जब Cr3+ बनेगा तो ये वो T2G3 वाला नहीं आ जाएगा, और ये 3D5 वाला कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है और ये कम स्टेबल होगा। जो ये ज्यादा स्टेबल होगा तो वो नेगेटिव, वो आपका कम पॉजिटिव होगा, और ये वाला ज्यादा पॉजिटिव होगा ड्यू टू कंप्लीटली हाफ फिल्ड 3D5 ऑर्बिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते जाना, जो इसमें से आपने नहीं लिख रखे हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, मेटेलिक रेडियाई ऑफ 5D सीरीज एलिमेंट्स आर ऑलमोस्ट सेम एज दोज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऑफ 4D सीरीज। 5D के और 4D के कुछ रेडियस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। वही है आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक साइज होता है ना, तो उसको हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कुछ एलिमेंट के रेडियस एक जैसे दिखते हैं। अगला, Mn2+ इज मोर रेजिस्टेंट देन Fe2+ टूवर्ड्स ऑक्सीडेशन स्टेट। Mn2+ जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता, Fe2+ जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। रीजन वही, Mn2+ का क्या होगा? 3D5, इसका 3D6 नहीं होगा, है ना? तो ये नहीं ऑक्सीडाइज होगा ना, इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसका अनस्टेबल है, 3D6 है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है ना? सबके आपस में कई रीजन मैच करेंगे। There occurs more metal-metal bonding in compounds of heavy transition metals. Heavy transition metal में bonding, metal की bonding strong होती है, क्यों? देखो कौन सा पार्ट है ये? थर्ड पार्ट। It is because of high enthalpy of atomization of third series. There occurs more metal bonding of compounds of, ये याद रख लेना भैया, जो हाई वाले मेटल होते हैं टॉप वाले में जो जाते हैं उनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होता है, वही अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगला क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट, अमंग लैंथेनॉइड कंपाउंड्स आर प्रीडोमिनेंट हाउएवर इन सॉल्यूशन और इन सॉलिड कंपाउंड्स +2 and +4 आयंस आर आल्सो ऑब्टेन्ड। मतलब लैंथेनॉइड ज्यादातर 3+ बनाता है, ज्यादातर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लेकिन सॉलिड में +2 और +4 भी बना देता है।
ज्यादातर +3 बनाता है, लेकिन सॉलिड में +2 और +4 भी क्यों बनाता है? Among lanthanoids, compounds are predominant, but they also show +2 and +4 ions because they have empty, half-filled और completely filled f orbital. यहाँ f लिख देना, यहाँ f गायब है. लैंथेनॉइड के सॉलिड स्टेट में कभी कभी f के पास खाली जगह रहती है, इसकी वजह से वो अगर वो पूरी तरह से भरा होगा, आधा आधा भरा होगा, हाफ फिल्ड, तो बहुत स्टेबल होगा, और या तो पूरा खाली होगा, इसीलिए वो ज्यादा स्टेबल होते हैं सॉलिड वाले. ठीक है, लेकिन दो तो f नहीं छोड़ेगा, तो बाहर के जो s इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर देंगे ना, तो इसलिए s के 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 2+ बना लेगा. उसके अंदर d वाले होते हैं, d वाले छोड़ देता है तो +4 बना लेता है, f नहीं छोड़ता जल्दी. अगला क्वेश्चन था जिरकोनियम. अगला देखो, जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रेडियाई. लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक ही रीजन है और कुछ नहीं लिखना. जिरकोनियम हाफनियम का सेम साइज होता है, जबकि दोनों अलग अलग सीरीज में है. ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इनके साइज ऑलमोस्ट मैच करते हैं. ठीक है, दे हैव ऑलमोस्ट रेडियाई ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड वीक शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स. ये डी इलेक्ट्रॉन गलत लिखा, हाँ डी इलेक्ट्रॉन, आप एफ इलेक्ट्रॉन लिख देना. ठीक है, डी इस वाले में जिरकोनियम और हाफनियम वैसे हमारे ऊपर लाई करते हैं, तो डी इलेक्ट्रॉन लिख लेना उसमें. एक बार इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेना. अगला है La3+ और Lu2+ डू नॉट शो एनी कलर इन सोल्यूशन. सेम रीजन. La3+ में 4f में 0 इलेक्ट्रॉन है, La3+ में 4f में कितने इलेक्ट्रॉन है? 14. f में या तो पूरा खाली हो या पूरा भरा हो तो कलर नहीं देता ना, है ना. बात समझ में आई? ठीक है, कुछ क्वेश्चन और है जो यहाँ नहीं लिखे. ये मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स आर मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दोज ऑफ लैंथेनॉइड्स. क्या रीजन था बताइए? एक्टिनॉइड की केमिस्ट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है लैंथेनॉइड का. एक्टिनॉइड की एनर्जी केमिस्ट्री मुश्किल है पढ़नी. एक तो उनके ऑलमोस्ट सिमिलर रेडियाई होते हैं, दूसरी कंपेरेबल एनर्जीज ऑफ है, हाँ, ड्यू टू कंपेरेबल एनर्जीज ऑफ 5f 6d एंड 7s ऑर्बिटल्स. इसकी वजह से उनकी वो एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, एनर्जी एक जैसी होती है और साइज भी एक जैसा होता है, तो उसका केमिस्ट्री थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है. बात समझ में आई? ठीक है, तो ये इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है. ठीक है, पॉज कर देंगे. अब